दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज आपके साथ HPJBT टैट 2018 का पेपर आप डिस्कस करूंगा। दोस्तों HPJBT टैट के और भी हम पेपर इससे पहले मैंने डिस्कस किए हैं। बैक टू बैक मैं HPJBT टैट पे इसीलिए वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही दिन के अंदर अंदर HPJBT टैट 2020 का जो एग्ज़ाम होना है वो 25 तारीख को होना है, 25/8/2020 को वो होना है। अब जो लोग इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि उस एग्ज़ाम में जो सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं उनका क्या लेवल होता है, किस किस पोर्शन से या किस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये आइडिया आपको ज़रूर होगा। हालांकि यदि आप JBT टैट की परीक्षा में अपीयर नहीं हो रहे हैं, किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं, आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, चाहे आप क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप HP पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जो भी सवालों को हम डिस्कस करते हैं वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा करवाई जाती हैं। चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का पहला सवाल देखते हैं। और आज का पहला सवाल है, कांगड़ा वधू एक चित्र कलाकृति है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निकोलस रोरिक, ऑप्शन बी सरदार शोभा सिंह, ऑप्शन सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी नोरा रिचर्ड। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, सरदार शोभा सिंह से रिलेटेड है कांगड़ा वधू। इसके अलावा सरदार शोभा सिंह की जो चित्रकारी है, जो कलाकृति है, उनमें आपको सवाल पूछे जाते हैं कि वो किस पर आधारित होती हैं। तो सरदार शोभा सिंह की जो चित्रकारी हैं उसमें मुख्यतः दोस्तों एक कांगड़ा वधू है, यानी कि कांगड़ा ब्राइडल है। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो चंबा गद्दन है ये किसकी कलाकृति है, या फिर गद्दी सुंदरी भी आपको चंबा गद्दन की जगह पर लिखा हो सकता है, या फिर राधा कृष्ण, और या फिर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि सोनी माहीवाल जो है ये भी सोनी माहीवाल ये भी सरदार शोभा सिंह की जो कलाकृति जो जिस पे पेंटिंग बनाते थे ये भी उनमें से एक है। इसके अलावा सरदार शोभा सिंह जो पेंटिंग बनाते थे दोस्तों वो सिख गुरुओं पर भी उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कलाकृति सरदार शोभा सिंह से रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपको चंबा गद्दन दिया जा सकता है, ऑप्शन बी आपको राधा कृष्ण दिया जा सकता है, ऑप्शन सी आपको सिख गुरु दिया जा सकता है, ऑप्शन डी हो जाहिर सी बात है होगा ये सभी। तो इस तरह के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों निकोलस रोरिक जो है ये रूस के रहने वाले थे। निकोलस रोरिक का जन्म जो है रूस के पिट्सबर्ग में हुआ है। और निकोलस रोरिक ने कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगभग 2 दशक बिताए हैं। सवाल आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निकोलस रोरिक ने निम्नलिखित में से हिमाचल में कहाँ पर अपना समय व्यतीत किया, अपने जीवन के 2 दशक कहाँ पर बिताए। तो इन्होंने कुल्लू पर अपने जीवन के 2 दशक बिताए। और निकोलस रोरिक ने दोस्तों हिमालय पर चित्र बनाए हैं। हिमालय पर तकरीबन 7,000 चित्र निकोलस रोरिक ने बनाए हैं। निकोलस रोरिक को हम महर्षि भी कहते हैं, और निकोलस रोरिक जो है इन्हें हम महर्षि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। और निकोलस रोरिक ने जो बुक लिखी है हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट, इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू नगर में है। इससे पहले भी ये सवाल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसके अलावा सरदार शोभा सिंह दोस्तों ये अंद्रेटा से रिलेटेड है। जिस जगह में सरदार शोभा सिंह रहते थे उस जगह का नाम है अंद्रेटा। ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमृता शेरगिल ये भी कलाकार हैं। और नोरा रिचर्ड जो हैं ये भी रंगमंच से जुड़ी हुई, यानी कि नाटक से जुड़ी हुई कलाकार हैं। नोरा रिचर्ड दोस्तों ये आयरलैंड की रहने वाली थी, ये भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। और नोरा रिचर्ड ने एक बुक लिखी है, किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कंट्री लाइफ। तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों इससे पहले कि अगला सवाल मैं देखूं, नोहरा रिचर्ड और सरदार शोभा सिंह ये दोनों जो है अंद्रेटा से रिलेटेड है। ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी
जम्मू कश्मीर जो है केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का एक राज्य है, यानी कि भारत में केसर का उत्पादन जो किया जाता है वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। यदि आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के ज़िले दिए होते तो इसका जो आंसर हो जाता वो हो जाता दोस्तों लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में भी केसर का उत्पादन किया जाता है। यदि ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश के ज़िले होते, मान लीजिए आपको पूछा गया सवाल हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है, ऑप्शन है लाहौल स्पीति, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी कुल्लू, इस तरह से, ऑप्शन डी कांगड़ा, इस तरह से आपको यदि सवाल पूछा जाए तो आपका जो जवाब होगा वो लाहौल स्पीति। इसके अलावा दोस्तों लाहौल स्पीति में कूट जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक औषधीय पौधा है। तो कूट की खेती भी लाहौल स्पीति में की जाती है। और हॉप्स की खेती भी आपको पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि हॉप्स की खेती हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में होती है, तो हॉप्स की खेती भी हिमाचल प्रदेश के ज़िला लाहौल स्पीति में होती है। यदि ऑप्शन में लाहौल स्पीति ना हो तो किन्नौर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का प्रयोग खालिस्तान उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी सिरेमिक, ऑप्शन डी वैद्युतिक यानी कि इलेक्ट्रिकल्स। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी विद्युतिक या फिर इलेक्ट्रिकल्स में एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसी समय भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था। ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपको सवाल पूछा गया कि अभ्रक का उत्पादन निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन से देश में होता है, यदि आपको सवाल का जवाब नहीं आता और भारत यदि ऑप्शन में दिया हो तो आप वो कर सकते हैं उसको। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों। अभ्रक को ही हम माइका कहते हैं। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि अभ्रक ही लिखा हो, माइका भी लिखा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 नवंबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 25 जनवरी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 दिसंबर को हम मनाते हैं दोस्तों क्रिसमस डे। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। और यदि सवाल पूछा जाए कि कहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले मैं HPJPT टैट के 2 या 3 पेपर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आपने देखा होगा कि तकरीबन हर एग्ज़ाम में दोस्तों डे ज़रूर पूछा है, दिवस में से एक आध सवाल वहाँ से ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार दिवस ज़रूरी डेज जो हैं वो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 21 जून 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 27 जून 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ये सवाल जो है ये तकरीबन 2 या 3 बार जो है HPJPT टैट पिछली, अगर आप 5-7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालोगे तो 2 या 3 बार ये सवाल आपको वहाँ पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, झारखंड में भारत में सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों, छोटा नागपुर का क्षेत्र इन सभी राज्यों में से लगता है। और कोयले का उत्पादन, कोयले के भंडार जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ को दोस्तों हम भारत की धान का कटोरा कहते हैं। भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहते हैं। मध्य प्रदेश भारत का सोयाबीन प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन जिस राज्य में होती है वो मध्य प्रदेश है। ये सवाल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है दोस्तों। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से लगती हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 9 राज्यों की सीमाएं जो है भारत में समुद्री तट से लगती हैं। अब आपको यहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनके साथ भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि समुद्री सीमाएं जिनकी सीमाएं समुद्री तट से लगती हैं।
तो वो जो 9 राज्य हैं दोस्तों, वो यदि आप गुजरात से शुरू कीजिए, गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया दोस्तों, कर्नाटक के बाद केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश हो गया, और उड़ीसा हो गया, और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, तकरीबन तकरीबन 9 राज्य हो गए होंगे। तो ये वो 9 राज्य हैं दोस्तों जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक समुद्री सीमा बनाता है, समुद्री तट के साथ जो सबसे अधिक जिसकी सीमा लगती है, वो कौन सा राज्य है, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा गुजरात। गुजरात भारत का वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाता है। और गोवा जो है, गोवा भारत का वो सबसे छोटा राज्य है जिसकी समुद्री जिसके जो है समुद्री सीमा सबसे कम बनाता है। समुद्री सीमा बनाने वाला सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आंसर आपका गुजरात होगा। इसी तरह एक और मिलता जुलता सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखिए, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों गुजरात से, उसके बाद राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और झारखंड से भी ये कर्क रेखा गुजरती है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, और मिज़ोरम से ये 8 राज्य हैं दोस्तों जिनमें से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखिए, जो भूमध्य रेखा है उसको एक रेखा बीचों बीच काटती है। माफ कीजिए, जो पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी को जो रेखा बीचों बीच 2 बराबर भागों में से काटती है उस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। और जो मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है उसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है उसे ही हम मकर रेखा कहते हैं। इन 3 रेखाओं में दोस्तों सिर्फ कर्क रेखा ही ऐसी है जो भारत में से गुजरती है। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी रेखा भारत से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जोजिला पास किस किस को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए कश्मीर और तिब्बत, ऑप्शन बी लेह और कारगिल, ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन डी लेह और श्रीनगर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, लेह और श्रीनगर को जोजिला पास जो है जोड़ता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेक इन इंडिया का लोगो है ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी टाइगर यानी कि बाघ, ऑप्शन डी कंगारू। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, शेर जो है मेक इन इंडिया का लोगो है। अब यदि आपसे इसी तरह से आपको एग्जाम में और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपको सवाल पूछ लिया दोस्तों, जो भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका लोगो क्या है। तो जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसका जो लोगो है दोस्तों वो बुल और बियर यानी कि बैल और भालू जो है उसका लोगो है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बुल एंड बियर जो है ये किसके निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं या किसके लोगो हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज के लोगो हैं। अब ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर है। तो वो दोस्तों वो है मुंबई के दलाल स्ट्रीट में, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 15 जुलाई। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब आप इसी पेपर में मैंने आपके साथ 2 दिवस डिस्कस कर लिए। मैंने आपको पहले भी कहा दोस्तों, तकरीबन जेबीटी टैट के जो अब तक मैं आपके साथ पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, डेज में से सवाल पूछे गए हैं। तो आप काइंडली डेज जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उन्हें एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जन देव, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव, ऑप्शन डी गुरु अमरदास। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, गुरु अंगद जो है, गुरु अंगद देव गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी थे। अब दोस्तों यहाँ पे कई तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए एग्जाम में
कि आपको सवाल पूछा जा सकता है कि जो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि किसने लिखी? तो गुरुमुखी लिपि जिन्होंने लिखी उनका नाम भी गुरु अंगद देव ही है। और गुरु नानक देव जो है, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की, यानी कि सिखों के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी ही थे। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है दोस्तों वो तलवंडी में हुआ। ये सवाल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों तलवंडी में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जो है, इन्होंने जो स्वर्ण मंदिर है यानी कि जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जन देव ने किया और ये सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु रामदास जो है, इन्होंने दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना की है। अमृतसर शहर जो है, अमृतसर शहर की स्थापना की है गुरु रामदास ने। इसके अलावा सिखों के आपको सवाल कुछ और भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछ लिया जाए कि सिखों के किस गुरु की हत्या जो है वो औरंगजेब ने की है, तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर यानी कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने की है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए न जाने कई कई कितने प्रकार के लालच दिए। जब उन्होंने हर तरह से मना कर दिया इस्लाम धर्म कबूल करने से, तो गुरु तेग बहादुर सिंह को इनका सर काटने का हुक्म जो है औरंगजेब ने दे दिया था। सिखों के जो अंतिम गुरु थे दोस्तों, सिखों के अंतिम वो 10वें गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो दोस्तों पटना में हुआ है, ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गुरु गोविंद सिंह ने ही स्थापना की है खालसा पंथ की। खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, इन्होंने की। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा हुआ है ऑप्शन ए सितार से, ऑप्शन बी सरोद से, ऑप्शन सी शहनाई से, ऑप्शन डी बांसुरी से। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है ऑप्शन सी शहनाई से। सितार से जुड़े हैं दोस्तों पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। सरोद से जो नाम जुड़ा है उनका नाम है दोस्तों अमजद अली खान, अमजद अली खान। तो ये नाम जो है ये जुड़ा है सरोद से। और बांसुरी से जुड़े हैं हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया जो है ये नाम जुड़ा है बांसुरी से। इसी तरह से कई तरह, जैसे आपको सवाल पूछ लिया तबले से कौन सा नाम जुड़ा है दोस्तों, चौरसिया। आपको सवाल पूछ लिया जाए कि कौन निम्न में से किसका नाम जो है तबले से जुड़ा है, तो तबले से जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है जाकिर हुसैन का। पीछे मैंने हिमाचल प्रदेश का एक हिमाचल प्रदेश या इंडिया का जो सामान्य ज्ञान है एक वीडियो बनाया है, उस पर मैंने इन सवालों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप एक बार उन सवालों को भी ज़रूर देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, खालिस्तान को लोकप्रिय से लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी देविका रानी। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों यूएसए की रहने वाली थी और जो मॉडर्न नर्सिंग का जो कंसेप्ट है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही शुरू किया है। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि भारत की नाइटिंगेल किसे कहते हैं, भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल कहते हैं। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अब यदि आपको सवाल पूछा जाए कि देविका रानी जो है ये फिल्मों से जुड़ी हैं, देविका रानी फिल्मों से जुड़ी हैं और पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो है ये फिल्मों में दिया जाता है। और जो पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो देविका रानी को ही दिया गया था। मदर टेरेसा को हम निर्मल हृदय भी कहते हैं दोस्तों, निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है मदर टेरेसा को। चलिए अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किसे हिमाचल का एलोरा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ताबो,
गोम्पा, ऑप्शन बी मसरूर रॉकेट टेम्पल, ऑप्शन सी भीमा काली मंदिर सराहन, ऑप्शन डी भरमौर के 84 मंदिर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी मसरूर रॉकेट टेम्पल को हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहते हैं। ताबो मठ जो है, ये मसरूर रॉकेट टेम्पल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में है। ताबो मठ जो है ये लाहौल स्पीति में है और इसे हम हिमाचल प्रदेश का अजंता कहते हैं। हिमाचल प्रदेश का अजंता जो है ये हम ताबो मठ को कहते हैं। भीमा काली मंदिर सराहन में है और भरमौर के 84 मंदिर। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है इन मंदिरों का निर्माण किसने किया, तो इन मंदिरों का निर्माण दोस्तों साहिल वर्मन ने, चंबा के राजा साहिल वर्मन ने 84 मंदिरों का निर्माण किया। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल है अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद ने लिखी है दोस्तों पुस्तक अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक जो है वो मुल्क राज आनंद ने लिखी है। खुशवंत सिंह ने लिखी दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन इस तरह से ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी पुस्तक गीतांजलि, गीतांजलि जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और भारत का जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ही मिला है साहित्य में। ये इस बात का ध्यान रखिए। ये 1913 में 1913 में जो पहला नोबेल पुरस्कार भारत को मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में मिला। बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। अब आपको महात्मा गांधी की कुछ किताबें हैं या महात्मा गांधी कुछ अखबार प्रकाशित किया करते थे उनके बारे में आपको बता दूं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था दोस्तों महात्मा गांधी से तकरीबन हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस यानी कि HP JBT टेट 2018 का जो पेपर देख रहे हैं इसमें भी महात्मा गांधी से सवाल पूछे गया है। हालांकि महात्मा गांधी ऑप्शन में डाला गया है। चलिए देख महात्मा गांधी ने जो पुस्तक लिखी दोस्तों उस पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी जाने वाली इनकी पहली पुस्तक ही थी और ये पुस्तक इन्होंने 1909 में लिखी है। ये पुस्तक है हिंद स्वराज दोस्तों। ये महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखी। ये भी आपको सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने और पुस्तकें लिखी, वो हैं दोस्तों सत्य के प्रयोग। ये भी पुस्तक महात्मा गांधी के ही द्वारा लिखी गई है। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ अखबार प्रकाशित किए गए। एक साप्ताहिक पत्रिका एक महात्मा गांधी प्रकाशित किया करते थे। उस पत्रिका नाम है हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी किया करते थे और इसका प्रकाशन महात्मा गांधी ने 1933 यानी कि 1933 में किया है दोस्तों। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके अलावा महात्मा गांधी का जो अखबार था जो पब्लिश होता था उसका नाम है दोस्तों यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है ये महात्मा गांधी का अखबार है। महात्मा गांधी ये अखबार पब्लिश किया करते थे। ध्यान रखिए दोस्तों ये यंग इंडिया है, ये न्यू इंडिया नहीं है। न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट का अखबार है। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहाँ पे जो अखबार पब्लिश करते थे उस अखबार का नाम है दोस्तों इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। तो ये अखबार इंडियन ओपिनियन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित करते थे वो ये अखबार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपका ये वीडियो पूरा का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। नए वीडियोज़ आपके लिए हम इसी तरह से लेकर के आते रहेंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।